हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में यह दृष्टि आईएएस के टेस्ट 6 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों तथा विशेषाधिकारों के प्रावधान का रूपरेखा नहीं दी गई है। राज्यों के राज्यपाल की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, महान्यायवादी की या अध्यक्ष की। तो किसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों की बात दूसरी अनुसूची में नहीं की गई है? किसकी? भारत के महान्यायवादी की। ठीक है, बाकी सबके की गई है। किसी की? इसमें कौन कौन शामिल हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों, और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक सब इसमें शामिल हैं। लेकिन भारत का महान्यायवादी इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के महान्यायवादी को पर केस के हिसाब से फीस दी जाती है, ना कि उनको कोई भत्ता दिया जाता है या फिर ना कि सैलरी दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से संबंधित है? हिंदी, मणिपुरी, मिजो और अंग्रेजी। तो कौन सी भाषा शामिल है? हिंदी और मणिपुरी। ठीक है, 1 और 2। चलिए अगला देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन 83 है। मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का अर्थ क्या है? संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण। तो बताइए इसमें से राज्य का शब्द का क्या अर्थ है? 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4। तो कौन सा शामिल है इसमें? 1 2 3 4 सब शामिल है। संघ सरकार, राज्य सरकार, सभी स्थानीय प्राधिकारी और गैर वैधानिक, वैधानिक सभी प्रकार के प्राधिकरण। ये किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 12 में राज्य का जो है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया कि भारत सरकार के संसद अर्थात संघ सरकार, राज्य सरकार, सभी स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिकाएँ, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट इत्यादि, LIC, ONGC, सेल, ये सभी प्रकार की कंपनियां, ये सब किस में आएंगी? राज्य में आएंगी। तो ये आर्टिकल 12 में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक DPSP में उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44, 48A या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो कौन है इसमें से? इसमें है D। 51, 44 और 48A सभी किससे संबंधित है? उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों से। देखिए जो DPSP है इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में? एक समाजवादी कहा जाता है, कौन? समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, ठीक है, और एक है उदारवादी, उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांत। तो इसमें से 51 और 44 और 48 से किसमें? तो देखिए 44 क्या है? ये है आपका आर्टिकल 44। इसमें जो है भारत के राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 51 में क्या है? तो 51 में आपके है, यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। ठीक है, और 48A किस चीज़ में बात करता है? तो देखिए 48 जो है वो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। जब कृषि और पशुपालन आधुनिक हो जाएं तो 48A में कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना। ठीक है, तो 48A में क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो ये सब उदारवादी में आते हैं। चलिए 85वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन कार्य दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो बात सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ओके, तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, कौन गलत है? तो इसमें ए भी सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही हो गया डी,
क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों सही है, लेकिन ये आर इसकी व्याख्या नहीं करता है। देखिए, जो सीजेआई होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ये क्या करते हैं, जब अधिकार उसमें न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो कम हो जाते हैं या छुट्टी पे ज़्यादा चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो सेवानिवृत्त रहते हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, बुला लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे न्यायाधीश ये जो ऐसे न्यायाधीश होते हैं, इनको ना कोई भत्ता मिलता है, न कोई बाद में इनको अलग से इसके लिए विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार, शक्तियाँ, विशेषाधिकार भी इनको प्राप्त होते हैं, लेकिन भत्ता वगैरह नहीं दिया जा सकता है। मतलब उस पर अलग से भत्ता जब तक कार्य करेंगे तब तक दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में यह नहीं कि सेवानिवृत्त होने से पहले वाले पे भी दिया जा रहा है पेंशन और फिर से जब लग गया तो उसके लिए अलग से पेंशन दिया जाए, ऐसा कोई औचित्य नहीं है। अगला देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है संसद के दोनों सदनों में के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सदस्य। ठीक है, किसमें कह रहा है, उपराष्ट्रपति के। तो देखो, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य रहेंगे, लोकसभा राज्यसभा के रहेंगे, लेकिन राज्य विधानमंडलों के सदस्य नहीं रहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कह रहा है, कुछ बता रहा है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन करता है, सही है। किसी राज्य के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, किसको प्रस्तुत की जाएगी, राष्ट्रपति को। तो क्या यह बात सही है? ये आपकी बात हो जाएगी गलत। क्यों? क्योंकि क्या होती है, जो ये रिपोर्ट होती है, ये आपकी राज्य के लेखाओं से संबंधित जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है और राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। किसको? राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, न कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। तो केवल एक सही है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। 148 में सीएजी है, 149 में उसके कार्य और कर्तव्य और शक्तियाँ हैं, 150 में संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी सलाह पर रखता है। ठीक है, 51 में क्या है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और जो संसद के प्रत्येक सदन पर राष्ट्रपति रखवाएगा। ठीक है, किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आप देख लीजिए किस किस राज्य में है। तो टोटल 6 राज्य हैं। कौन कौन से? देखिए, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ। इकट्ठे हैं यूपी और बिहार, तो ये याद रख लीजिए। नीचे आ जाएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटक में हो गया, तो ये 4 हो गए, याद हो गए। ठीक है, फिर आ जाएंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी पहले एक ही थे, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है। तो ये हो गए कितने? 6। तो यही 6 में है दोनों व्यवस्था। ठीक है, विधान परिषद भी है, विधानसभा तो रहती ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विधायी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शक्तियां सरकार के 3 अलग अलग स्वतंत्र अंग हैं। राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो ये जो है, राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ये सरकार का भी प्रमुख होता है। ओके, राज्य का प्रमुख तो होता ही है, लेकिन सरकार का भी प्रमुख होता है। इसमें से थोड़ा सा ये याद रखिए कि वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है ये अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है। यहाँ के जो होते हैं ये सब अपनी जो लोकसभा है उसके प्रति जिम्मेदार हैं, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं रहते हैं अपनी लोकसभा के प्रति। ठीक है, यह हाउस ऑफ कॉमन्स को कहते हैं वहाँ पे। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, निरंकुशता को बढ़ावा देना, वैकल्पिक सरकार का निर्माण या व्यापक प्रतिनिधित्व। तो बताइए कि इसमें से कौन सा जो है नहीं है संसदीय शासन प्रणाली का? तो निरंकुशता को बढ़ावा देना। अगर निरंकुशता को बढ़ावा देंगे तो वो संसदीय शासन प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीआईएल अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है, ये बात सही है, बिल्कुल अमेरिका से लिया गया है। पीआईएल किसी विधि अथवा अधिनियम से परिभाषित नहीं है, तो ये भी बात सही है कि पीआईएल
जो है विधि और अधिनियम से संबंधित नहीं है किसी भी। तो ये दोनों बात आपकी हो गई सही। कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही है। पीआईएल के बारे में जान लीजिए। तो पीआईएल की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली गई है। इसमें क्या रहता है कि पीआईएल को किसी विधि अथवा किसी अधिनियम से परिभाषित नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर जनता की मंशा का समाधान करने के उद्देश्य से न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है। इसके जो सबसे पहले पीआईएल किसने दायर करवाया था? तो एक महिला थी, उनका नाम था हुसैन आरा। नाम याद रखिएगा, कई बार इनका क्वेश्चन इनको पूछा गया है। हुसैन आरा खातून। ये कहाँ की थी? बिहार की थी। ठीक है। तो हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट, बिहार स्टेट, ये जो है मामला दायर किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया है। किसमें? मौलिक अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या प्रस्तावना में। तो किसमें किया गया है? मौलिक कर्तव्य में। किसमें? मौलिक कर्तव्य में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व लगा के यहाँ पे मत आना, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद अन्वेषण और सुधार की भावना का खोज किसमें विकसित करने की बात किसमें की गई है? तो मौलिक कर्तव्य में की गई है। ठीक है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे भाग 4A के रूप में जो है जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्व सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा। तो प्रशासनिक, पुलिस, वन सेवा आती है, राजस्व सेवा नहीं आता है। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? 124, आर्टिकल 130, 139, 143। तो कौन सा आर्टिकल जो है अधिकृत करता है इसके लिए कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? आर्टिकल 143। ये दो प्रकार की सलाह ले सकता है। कौन कौन सी? एक सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्य के, सार्वजनिक महत्व के कार्य पर, सार्वजनिक महत्व का कोई विषय है तो उस पर सलाह ले सकता है। तो इस पे सलाह जो है प्रश्न पर उत्पन्न हुआ होगा तो उस पर जो उत्पन्न होता है उसमें संभावना होती है सार्वजनिक महत्व में। और अगर किसी भी, दूसरा क्या है, एक इस पे ले सकता है, दूसरा क्या है कि किसी भी संविधान पूर्व संधि, जैसे संविधान से पूर्व कोई संधि हुई हो, समझौता, ठीक है, समझौता, प्रसंविदा, अनुबंध या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर सलाह ले सकता है। इसमें क्या है कि पहले मामले में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए इनकार कर सकता है। ये जो पहला मामला है सार्वजनिक महत्व वाले पे, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है भैया हम कोई सलाह नहीं देंगे। लेकिन दूसरे मामले में जो है इसको सलाह देनी ही पड़ेगी, इसमें सलाह देना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या है? अवरुद्ध नहीं है, वो सलाह चाहे माने चाहे न माने। ओके, यहाँ पे अंतरिम सरकार के सदस्य दिए हुए हैं, संबंधित विभाग दिया हुआ, तो कह रहा है मिलान करना है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू आपके इसमें से देखिए सरदार बलदेव सिंह, कौन है? सरदार बलदेव सिंह, ये आपके हो जाएंगे रक्षा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह हो गए रक्षा मंत्री नंबर 4 पे। ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कौन आएगा? तो वैज्ञानिक अनुसंधान मिलेगा जवाहरलाल नेहरू को। अब देखिए यहाँ भी वैज्ञानिक अनुसंधान लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। तो ये हो गया तीसरे नंबर पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, ये आपको पता होगा। रक्षा मंत्री कौन हो गए? ये हो गए बलदेव सिंह। अब बचा कौन? स्वास्थ्य मंत्रालय। अब स्वास्थ्य मंत्री थी आपकी एक महिला, उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, ये इनका नाम था। तो वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए राजकुमारी अमृत कौर और उनसे मिला दीजिएगा। ठीक है, इसमें विकल्प आपका सही होगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली चालू की? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। पोर्टफोलियो मतलब विभागीय, जैसे आजकल होते नहीं कि गृह मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, बजट वाले अलग हो गए, है ना, वित्त मंत्री। तो ऐसे ही विभागीय प्रणाली किसने चालू की थी? तो ये चालू की थी लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 से। ठीक है, अगला देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय आपात के संबंध में सही है? आपातकाल की उद्घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसमें से बताइए कौन सा सही है? 1, 2 दोनों, केवल 1, न 2, केवल 2। तो 97 में हम देखेंगे कि कौन सा सही है। इसमें से भैया केवल 2 सही है, केवल 2। क्यों? क्योंकि पहले में कह रहा है कि आपातकाल उद्घोषणा के जारी करने होने से तारीख से 2 माह, तो 2 माह नहीं, यहाँ पे होता है 1 माह। 1 माह के भीतर क्या किया जाता है? संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया गलत और दूसरा है सही, तो केवल 2 सही है। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो सांप्रदायिक प्रणाली किसने चालू की थी? ये चालू की थी लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो। ठीक है। इसने क्या किया? भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 में ये पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है। तो तभी से माना जाता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है? सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक हैं। तो ये तो सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि सिंह नहीं, संविधान सभा की जो मुहर थी वो थी हाथी। ठीक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, तो केवल 2 सही है, केवल 2। ठीक है। नारायण रायजादा ने इसका जो है सुलेख किया था। ओके। और ये जो किस भाषा में इन्होंने लिखा था? तो प्रवाह में इटालियन शैली, इटैलिक शैली में लिखा था। ठीक है। ये भी एक बार पूछा गया है किस शैली में लिखा गया था, तो इटैलिक शैली में लिखा गया, जो टेढ़े टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को सजाया किसने था? ये भी आप बता सकते हैं। तो इसको जो है, जो सजाने का काम दिया गया था वो नंदलाल बोस को, नंदलाल बोस को दिया गया था। नंदलाल बोस ने सजाया था। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मूल अधिकार को, संसद में गणपूर्ति, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन। तो बताइए इसमें से किस कार्य को किया जा सकता है? तो इसमें से देखिए, मूल अधिकार है जो इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं आप साधारण बहुमत से। संसद की गणपूर्ति में कर सकते हैं, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना में कर सकते हैं, राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन के लिए कर सकते हैं। ठीक है। राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन के लिए। तो 2, 3, 4। कोयल्हो मामला किससे संबंधित है? बहुत ही फेमस मामला है कोयल्हो मामला। ठीक है। तो ये कोयल्हो केस किससे संबंधित है? 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो ये जो है 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। I.R. कोयल्हो, क्या है पूरा मामला? I.R. कोयल्हो। ठीक है। कोयल्हो वर्सेस तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट। ठीक है। ये 2007 में हुआ था। 2007 में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय तथा राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। साथ ही इसे संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन बाद में जब ये वाला केस हुआ तो इसी से बताया गया कि नहीं भैया, इसमें क्या हो सकता है कि बाद में कहा गया कि अगर कोई ऐसा संशोधन इसमें लाके फिट कर दिया गया कि जो मूल अधिकारों का अवहेलना कर रहा हो, या जो संविधान है उसके मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ जो अगर उसकी अवधारणा को ख़राब कर रहा है, उसकी अवधारणा जो बनाई गई है उसको गलत साबित कर रहा है, तो उसमें संशोधन कर सकता है, या जो है सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करके क्या कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है। तो अब इसमें संशोधन हो सकता है, इसको ख़त्म भी कर सकता है, इस पर जांच भी हो सकती है, इस कानून को जो है सर्वोच्च न्यायालय की में अंदर सुनवाई भी हो सकती है, लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 4 या अधिक राज्यों में 4 राजनीतिक दल के रूप में 4 राज्य में राजनीतिक दल
के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो ये बात सही है। मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, गलत होता है। 20 नहीं 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने के संसद की शक्ति का उल्लेख है। फिर बताइए, एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही हैं, ना एक सही है ना दो सही है। बताइए कि कौन सा सही है। तो देखिए भैया, इसमें आपका सही हो जाएगा केवल दो। क्यों? क्योंकि जो जिला न्यायाधीश है, इस शब्द का उल्लेख 239 नहीं बल्कि 233 में है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, इनकी पदोन्नति और पोस्टिंग दोनों। आर्टिकल 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य की सूची की किसी मामले में कानून बना सकती है कौन? संसद। ठीक है, तो कौन सही है? केवल दो सही है, पहला हो गया गलत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य से संबंधित एक विशेष प्रावधान का उल्लेख है? आप जानते हैं कि 10 राज्यों को जो कि आर्टिकल 5 अनुसूची 5 में शामिल हैं, उसमें से जो है 10 राज्यों को क्या दिया गया है? विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, तो उसमें जो है मणिपुर भी शामिल है। तो इसमें से मणिपुर के लिए कौन सा है? तो मणिपुर आर्टिकल 371 सी में, आर्टिकल 371 सी में। आर्टिकल 371 डी में कौन है? तो डी में है आंध्र प्रदेश। डी में कौन है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हो गया मणिपुर। 371 ए में कौन है? 371 ए में है नागालैंड। और बी में कौन है? तो असम है, असम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के समिति अध्यक्ष सुमेलित नहीं है? अब बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रक्रिया संबंधी नियम। ठीक है, प्रक्रिया संबंधी नियम, इससे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुमेलित हैं, सही है। मौलिक अधिकारों पर उप समिति JB कृपलानी, सही हैं। संघ संविधान, तो ये GV मावलंकर नहीं थे, ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JLN। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वाला। प्रांतीय संविधान के लिए वल्लभ भाई पटेल। अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस संविधान के माध्यम से जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां 1978, 61वां 1998, 86वां 2002। तो कह रहा है अधिकरण कब जोड़ा गया? अधिकरण, तो अधिकरण जो है जोड़ा गया है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ट्रिब्यूनल भी कहते हैं इसको। तो एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, यह क्या करती है? जो प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसे समस्याओं को निपटाने के लिए स्थापित की गई है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। 323 बी जो है अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। इसमें 323 ए, 323 ये है और 323 बी। ठीक है, तो ये प्रशासनिक संबंधों के अधिकरणों से और ये अलग। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश कौन था? तो ये जो है स्वीडन था, स्वीडन। SR बम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994, इसको याद रखिएगा, 1994 में हुआ था। ये किस कारण हुआ था? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 110 में धन विधेयक, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 122 में संसद में प्रयुक्त भाषा। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया ये तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, 122 में संसद में प्रयुक्त भाषा 122 में नहीं है। 122 में क्या है? न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती। संसदीय कार्रवाई की जांच नहीं होगी, संसदीय कार्यवाही की जांच न्यायालय में नहीं होगी। इसलिए जितना भी मारपीट गाली गलौज जो होना है संसद में कर लो, उसके बाहर नहीं। उसके बाहर जो करोगे तो उस पर जांच बैठ जाएगी। उस संसद के अंदर किसी को भी गाली दे लो, कुछ नहीं होगा।
ठीक है। 120 जो आर्टिकल 120 होता है उसमें क्या कहा गया है, संसद में प्रयुक्त भाषा 120 में, संसद में प्रयुक्त भाषा 120 में बताई गई है। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर, राज्यसभा में एक संकल्प द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, संबंधित राज्य के विधानमंडलों के एक संकल्प द्वारा। तो किसमें, संसद के अधिनियम द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा। आर्टिकल 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग गठित किया जाए। तो 2 राज्य एक ही लोक सेवा आयोग से अपना काम चलाना चाहें तो ये संसद इस पे अधिनियम पारित करके कर सकती है इस काम को। आर्टिकल 316 में कहा गया है कि JPPSC मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। विनाशकारी, अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ किसके लिए कहा गया है, तो ये भारत के लिए कहा गया है। मतलब विनाशकारी राज्य हैं, राज्यों को बढ़ाया जा सकता है, उनकी सीमाओं को घटाया जा सकता है, उनके नाम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन संघ क्या है, अविनाशी, संघ को नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कौन जो है कार्यपालिका का, संघीय कार्यपालिका का इसमें से हिस्सा नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है इसमें से, महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। आमतौर पर केंद्रीय सत्ता के पास अधिक शक्तियां होती हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिए जरा, कह रहा संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है ना। हाँ, तो संघीय कार्यपालिका का एक क्वेश्चन छूट गया है क्या। हाँ, ये जो है विनाशकारी वाला हो गया भारत, और 113 में जो है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, तो उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, महान्यायवादी ये भी आर्टिकल 76 के तहत ये भी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं है क्योंकि ये स्वतंत्र है, संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ये क्या है, स्वतंत्र कार्य करता है अपना। ठीक है, ये जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से संघीय कार्यपालिका के से जो है कोई ऑर्डर न लेते हुए एक शुद्ध रूप से अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, ये स्वतंत्र बॉडी है। संघीय कार्यवाही के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा, तो शून्यकाल, प्रश्नकाल, प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा। तो इसमें से पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है, तो देखिए पहले आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला घंटा जो होता है वो होता है प्रश्नकाल का, तो पहले हो जाएगा प्रश्नकाल 1 नंबर पे। फिर उसके बाद हो जाता है प्रश्नकाल में क्या होता है कि प्रश्नकाल में पहला ये जो है, जैसे 11 बजे संसद खुलती है तो 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, इसमें यह पहला घंटा होता है। इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं, ठीक है, और मंत्री उसका जवाब देते हैं, तो सवाल जवाब हो गया। शून्यकाल दोबारा होता है, दूसरे में घंटे में होता है शून्यकाल 12 से 1। तो इसमें जो है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, इसमें जो दिन भर के मुद्दे अथवा सदन के नियमित कामकाज पर चर्चा होती है। फिर होता है प्रस्ताव, अगर कोई प्रस्ताव होता है तो वो पेश किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा होती है उस पर, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका कौन सा सही है, ये हो जाएगा बी पार्ट। निम्नलिखित कथनों में कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है, इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं होता है। तो बताइए क्या ये धन विधेयक के रूप में सही है, तो आपका यही हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि अगर कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं होगा तो काहे का धन विधेयक है भैया फिर तो आपका यही हो जाएगा गलत, बाकी सब सही है। इसमें भारत की संचित निधि में धन का विनियोग शामिल होता है, सही बात है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन शामिल होता है, ये भी सही है। 110 के आर्टिकल 110 में धन विधेयक संबंधित है, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही है, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है, सही बात है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर, ये भी सही है। तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे। प्रथम राजभाषा आयोग जो है किसके समय कब बनाई गई थी, तो ये जो है 7 जून 1955 को, कब, 7 जून
1955 को, ठीक है, बनाई गई थी बीजी खेर की अध्यक्षता में। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हत नहीं है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश किस पद के लिए कह रहा है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बैठ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बैठ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश बैठ सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें अर्हत नहीं पाए जाएंगे, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। कौन कौन अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें से ये तीनों अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। इसमें और कौन कौन से जो होते हैं, तो देखिए एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 1 5 6, तो ये तो हो गया मेन बॉडी, मतलब ये जो हो गए तो इनको रोज़ रोज़ रिप्लेस नहीं किया जाएगा। लेकिन जो है ये पूर्णकालिक हो गए, ये जो हो गए पूर्णकालिक। कुछ होते हैं जो पूर्णकालिक के अन्य भी शामिल किए जाते हैं, तो इसमें कुछ आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो कौन कौन से आयोग के अध्यक्ष शामिल किए जाते हैं? 7 इसमें और आ जाएंगे। कौन कौन से? तो एक आ जाएंगे एससी आयोग के अध्यक्ष, एसटी, ओबीसी, 3 ये हो गए, ठीक है। एक आ जाएंगे महिला और एक आ जाएंगे राष्ट्रीय अनुसूचित, मतलब एक हो जाएगा महिला के और एक हो जाएंगे अल्पसंख्यक के। तो एससी, ओबीसी, एसटी, राष्ट्रीय महिला आयोग के और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। अब बचे 2, तो एक हो जाएंगे राष्ट्रीय जो है जो बाल अधिकार संरक्षण वाले हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे दिव्यांगजन वाले, जो दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त होते हैं वो। तो ये टोटल ये 7 होंगे, ये अपूर्णकालिक होंगे, और 6 जो इधर हैं वो पूर्णकालिक होंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ठीक है। तो बताइए राज्य मानवाधिकार किसकी जांच कर सकता है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो ये जो है 1 2 की जांच कर सकता है, राज्य सूची की और समवर्ती सूची की। संघ सूची की जांच ये नहीं कर सकता। संघ सूची की जांच कौन करेगा? केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। 119 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा संस्थानम समिति के संबंध नहीं है? इसका जो है गठन 1962 में एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति के रूप में किया गया था, सही है। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाने और उसका रोकथाम के लिए था, सही है। इसने दंडिक न्याय प्रणाली में सुधार की सिफारिश की, ये भी सही है। सरकार के साथ फरेब करने वाले किसी भी लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये चारों सही है। इसमें कह रहा सही कौन नहीं है, तो इसका आंसर कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें चारों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग के संपर्क कर सकता है? लोकपाल, केंद्र सरकार, विसिल ब्लोअर, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग से संपर्क ये तीनों कर सकते हैं। तो 1 2 3 उपयुक्त सभी। विसल ब्लोअर होता क्या है? विसल ब्लोअर वो होता है जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, रेकी करने वाला, या जैसे जो आप मूवी वगैरह में देखते हैं पुलिस लोग, कई लोग कहते हैं कि हमारा कोई सोर्स है पता, जो सोर्स होते हैं, जो लोग रेकी करके बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पे चोरी कर रहा है, आज यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, तो ये जो अंदरूनी सलाह देते हैं या उसका जो है बताते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विसल ब्लोअर, ठीक है। सीबीआई को अपनी शक्तियाँ दिल्ली, देखिए अभिकथन है कारण है, तो सीबीआई को अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं, तो ये सही है। सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है, सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है भाई कि सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है, और इसकी शक्तियाँ जो है दिल्ली की जो विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। दोनों सही हैं, लेकिन जो है ये इसका सही स्पष्टीकरण करता है, तो ये भी सही है, ठीक है, स्पष्टीकरण करता है। लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक में कहा गया है कि एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी, ये बात कही गई है। इसे घोषणा करने का रूप और तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों बात सही हो गई, तो ए और बी दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए लोकपाल
लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 जो है 27 जुलाई 2016 को किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था 27 जुलाई 2016 को। डेट भी याद कर लिया कीजिए, क्योंकि अब पढ़ लिया कीजिए, याद मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी अब डेट भी पूछने लग गए हैं, ये प्रॉब्लम है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ये जो है 2013 में जो है संशोधन किया गया था, तो 2013 में संशोधन करके 2016 वाला लाया गया था। इसमें ऐसी घोषणाएं की गई हैं कि जब कोई अपना सरकारी काम आप करने जाएंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, तो उसमें 30 दिनों के भीतर अपने पूरा दस्तावेज देना पड़ेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है क्या नहीं है। लोक सेवक प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक ऐसी संपत्तियों देनदारियों का जो है वार्षिक रिटर्न अपने आप में दाखिल करेगा अपने लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ शामिल है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसमें सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इसमें संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो, कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से भैया जो सही है वो है एक और दो दोनों, ठीक है। इसके द्वारा 9B जोड़ा गया था और इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो 9B में है क्या? सहकारी समितियां ही तो हैं। भाग 9B में सहकारी समितियों से ही तो रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, इंजेती श्रीनिवास समिति, JS वर्मा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो कौन सी समिति इसमें शामिल नहीं है? ये जो है इंजेती श्रीनिवास समिति। इंजेती श्रीनिवास समिति की स्थापना कारपोरेट मामले के मंत्री को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर अपनी सिफारिशें देने के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। इंजेत श्रीनिवास समिति। बाकी तीनों किससे संबंधित हैं? बाकी तीनों संबंधित हैं चुनाव सुधार से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो कौन कौन से थे? तो इसमें से एच.एन. कुंजरू और पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर इसके सदस्य थे। फजल अली इसके जो है अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू इसके कुछ भी ना सदस्य थे ना अध्यक्ष। तो कौन सा आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके निर्माण के सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र गुजरात का हुआ 1960 में, 1960 में। उसके बाद हो जाएगा नागालैंड का 1963 में। फिर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब का हुआ 1966 में, 1966 में। और उत्तराखंड का होगा 2000 में, सन 2000 में। तो कौन सा इसमें सही है? विकल्प ए, विकल्प ए। भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसमें नागरिकता शामिल है? संघ सूची में। भारत की में नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तब उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे को भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये बात सही है। लेकिन जब वो नाबालिग बच्चा बड़ा हो जाएगा और 18 साल के बाद वो चाहे तो नागरिकता के लिए फिर से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये भी बात सही है। तो दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है। 129वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। तो बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसमें से देखिए भैया कि जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है आर्टिकल किसके तहत आता है? एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 ये सही है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया आर्टिकल 55 सही है। राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 सही है। लेकिन जो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं हैं ये आर्टिकल 58 में है, आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 57 में क्या है? तो आर्टिकल 57 में है पुनः चुनाव के लिए पात्रता, ठीक है। पुनः चुनाव के लिए पात्रता, ठीक है, राष्ट्रपति के।
तो ये आप समझ गए होंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, किसके अनुसार, अनुच्छेद 303, 300 ए, 350 बी, 301। तो किसके तहत है, 300 ए। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संशोधित करके 300 ए में शामिल कर दिया गया था। इससे पहले ये आर्टिकल 31 के तहत क्या था, मौलिक अधिकार था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था। तो किसने किया था, कहा था डीपीएसपी को कि ये भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं हैं, अनूठी विशेषताएं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना, ये गांधीवादी विचारधारा थी। ठीक है। राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, अब ये गांधी विचारधारा नहीं थी। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये भी गांधी जी का विचारधारा थी। और नशीले पेय और नशीली दवाओं का सेवन पर रोक, गांधीवादी विचारधारा थी। जिला चुनाव प्रणाली कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है। अगला है, ब्रिटिश सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत में आने की अनुमति दी। 1813 के चार्टर अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। तो इसमें से दोनों गलत हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ईसाई मिशनरियों को 1813 चार्टर अधिनियम से किया गया था, और जो बॉम्बे के मद्रास गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियों को वंचित किया गया था 1833 के तहत। तो ये आपके दोनों गलत हो गए। तो आपका क्या होगा, ना एक सही होगा ना दो, ना एक ना दो। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। भारत के राज्य सचिव का कार्यालय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम। किसका कार्यालय बात कर रहा है, राज्य सचिव का। तो 1857 की क्रांति के बाद आप जानते हैं कि जो सत्ता थी वो क्राउन के हाथ में चली गई थी। तो 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत राज्य सचिव का दर्जा बनाया गया, राज्य सचिव का एक पद बनाया गया जो कि भारत के सभी कार्यभार को संभालने लगा। और जो अपना रिपोर्ट होता था वो किसको देता था डायरेक्ट, वो जो वहाँ की यूके की जो मतलब संसद थी उसको देता था। ठीक है, लंदन में। ठीक है, 1858 क्राउन को भी प्रति वो उत्तरदायी होता था। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप के बनाने की मांग सबसे पहले स्वीकार की गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना। तो बिना हस्तक्षेप के कहा गया कि भारतीय संविधान को हम लोग बनाएंगे। किसमें प्रस्तावना ये पेश की गई थी, तो अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, ये 1940 बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947 या 22 जुलाई 1947। तो कब अपनाया गया था ये अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत स्वरूप का पालन करता है, कनाडा, भारत, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा विस्तृत स्वरूप जो है पालन करता है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जो बहुमत ने कहा वही होना चाहिए। तो वहाँ पे कई कानून हमारे यहाँ जैसे कानून बनते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा पास करती हैं बहुमत सीटों के द्वारा,
लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कई सारे ऐसे कानून बनते हैं जिनमें जनमत संग्रह करवाया जाता है कि ये कानून जैसे CAA लाना है तो पूरी जनता से पूछा जाएगा, जहाँ 100% जनता होगी उससे पूछा जाएगा और वो अपना वोटिंग करेगी। तो वोटिंग मतलब EVM की वोटिंग नहीं करेगी, वो ऐसे कुछ सिस्टम वो लोग बना के रखते हैं जिस पे वोटिंग हो जाती है, जनमत संग्रह हो जाता है और हर एक कानून पर उनसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जनता इतनी बड़ी है, 130 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या, तो इसमें ये संभव नहीं है। इसलिए अपने यहाँ जो व्यवस्था है वो ज़्यादा सही है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने, न्यायमूर्ति फजर अली ने, केसी हुइयर ने या फिर ग्रैनविले ऑस्टिन। तो किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? संसद की संप्रभुता, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, संसद का आवधिक विघटन। बताइए 1 2 2 3 3 4 1 2 4 1 3 4। तो 140 में बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? 2 और 3 इसमें से हो जाएंगे गलत। ये सही कह रहा है, नीचे दिए गए सही उत्तर। तो 2 और 3 सही हैं। कौन कौन से? विधायिका के प्रति कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व और नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। कई बार इस अधिकारियों में हम लोग राष्ट्रपति को भी गिन लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास बहुत वो जो है ताकत है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है? इसको हटाएगा राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। इसका जो है जब शपथ दिलाने का बात होगा तो राज्यपाल जो है इसकी शपथ दिला देगा, शपथ दिलाएगा राज्यपाल, लेकिन जब हटाने की बात होगी तो राष्ट्रपति हटाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो किसके द्वारा की जाती है? किसकी? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति तो ये करते हैं कौन महोदय? भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? राजमन्नार समिति, सरकारिया, पुंछी आयोग, ये तो उपयुक्त सभी। राजमन्नार समिति कब हुई थी? तो राजमन्नार समिति बैठी थी 1969 1983 में बैठी थी सरकारिया आयोग। ठीक है। और 2007 में पुंछी आयोग, 2007 में पुंछी आयोग। विधानसभा के सदस्य की योग्यता मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का निर्वाचक होना अनिवार्य है। सही बात है। यदि वह उनके लिए आरक्षित सीट का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो गए। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। CBI का गठन कब किया गया था? CBI का गठन किया गया था 1963 में। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो मनोनीत सदस्य जो चुने जाते हैं वो साहित्य, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा, तीनों से चुने जाते हैं। आप इसमें से थोड़ा सा देख लीजिए विधान परिषद के सदस्य कैसे कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन चुनता है। ठीक है। थोड़ा टाइम निकाल के देखिए। इसमें जो है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं नगर पालिका जिला बोर्ड द्वारा। फिर 1/12 सदस्य इसको चुनते हैं स्नातक वाले, और 1/12 सदस्य चुनते हैं टीचर जो 3 साल से ऊपर से पढ़ा रहे हैं। 1/3 सदस्य चुनता है विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, तो 1/3 चुने गए। अब देखिए 1/12 हो गए 1/6, और 1/6 सदस्य अभी बचे, तो 1/6 सदस्य कौन चुनता है? तो 1/6 सदस्य चुनेंगे कौन? आपके जो राज्यपाल होंगे वो मनोनीत करेंगे साहित्य, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा द्वारा। ठीक है। तो 1/6, 1/12, 1/12, 1/6, 1/6, 1/6, 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3 हो जाएंगे 1, मतलब 100% पूरे हो जाएंगे ऐसे। ठीक है। नाम याद रखिएगा कौन किसको चुनता है, कितने % में चुनता है। 148वां है कि 73वें संविधान संशोधन
अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों की संख्या कितनी है? तो अनिवार्य प्रावधानों की संख्या है 11। भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, ये बात सही है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं। तो वेतन और भत्ता जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, ये जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और लेकिन जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो इनका जो पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि, तो पेंशन जो होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर। ठीक है, तो ये आपके 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं नए टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।